नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम जया जादवानी द्वारा लिखित कहानी अब उठूंगी राख से के कथानक के बारे में और उसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। अब उठूंगी राख से एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि अपने पति की मृत्यु के बाद एक नए जीवन, नई आशा की ओर बढ़ना चाहती है। पति की मृत्यु के बाद जब महिलाएं या आमतौर पर जो भी स्त्रियां होती हैं वो अपने जीवन को लगभग समाप्त मान लेती हैं। उनको लगता है कि अब उनके जीवन में निराशा, अंधेरा, यही सब कुछ बाकी रह गया है। उस समय पति की मृत्यु के बाद एक नए जीवन की ओर बढ़ना, अपने जीवन में आशा का संचार करना, यह इस कहानी की महिला की विशेषता है और यह कहानी मूलभूत इसी कथानक पर आधारित है। जिसका कथानक सारांश कुछ इस प्रकार है। इस कहानी का आरंभ महिला के पति की मौत से होता है जो अपोलो अस्पताल में कई दिनों से भर्ती था। नर्स द्वारा पति की मौत का समाचार सुनकर महिला स्वयं को भारहीन सा महसूस करती है, यानी स्वयं को हल्का महसूस करने लगती है। उसे अपने 35 वर्ष का लंबा वैवाहिक जीवन याद आता है जो उसके लिए एक कारावास यानी जेल के समान था। महिला के पिता जो हमेशा उसको उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की नसीहत देते थे, वही उसकी शादी करके उसे निरुद्देश्य जीवन जीने के लिए धकेल देते हैं। हमारे भारतीय समाज में किसी भी महिला के जीवन का उद्देश्य प्रायकर उसके घर वाले केवल उसकी शादी करना ही मान लेते हैं और वह अपनी पति की इच्छा के अनुसार एक निरुद्देश्य सा जीवन जीती चली जाती है। ऐसा ही कुछ इस महिला के साथ है कि उसके पिता जो हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सारपूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि उनकी बेटी कुछ करना चाहती है, वो भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर चली है। वो बिना कुछ सोचे समझे केवल उसको शादी करके उसके जीवन का उद्देश्य वो इसी में समझ लेते हैं। पति भी ऐसा है जिसने केवल उसको एक स्त्री, एक मादा के रूप में देखा है, जो उसकी केवल ज़रूरत है, जिसने उसे कभी चाहा नहीं, जो कभी उसकी इच्छा नहीं रही। महिला ये सब बातें सोच ही रही है कि उसके दोनों बेटे आते हैं और अस्पताल का बिल चुकता करते हैं। बड़ा बेटा और छोटे बेटे की बातचीत से पता चलता है कि अस्पताल का बिल लगभग 5 लाख रुपए है और उससे पहले भी वो लगभग 10 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। एक बेटा कहता है कि इतना व्यय करने की क्या ज़रूरत थी, इनको घर पहले ही ले जाते। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, अब जो लगने थे वो लग चुके। इस प्रकार से वो बिल को लेकर बातचीत करते हैं और बिल चुकाकर पिता के शव को लेकर माता के साथ घर के लिए रवाना होते हैं। घर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले से ही वो रिश्तेदारों को फ़ोन कर लेते हैं ताकि उनके पहुंचने तक वो सभी वहाँ एकत्र हो जाएं। घर पहुंचने पर महिला देखती है कि बहुत से रिश्तेदार एकत्र हो चुके हैं। उसकी 2 बेटियां भी हैं जो पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर आ गई हैं और बेतहाशा रोई जा रही हैं। वो अपनी माँ से गले मिलकर रोती हैं और माँ उनको चुप कराने का प्रयास करती है। कुछ देर बाद माँ और बेटियों को दोनों को ही शव के अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाता है। तो महिला शव के पैरों के पास खड़ी होकर मन ही मन कहती है, जाओ, हमारे बीच केवल एक ही शब्द बचा था, क्षमा।
यानी वो अपने पति को क्षमा कर देती है। उसके संपूर्ण जीवन को एक आजीवन कारावास के रूप में बदलने के लिए, एक निरुद्देश्य जीवन उस महिला को देने के लिए, इन सभी कर्मों के लिए वो अपने पति को क्षमा करती है। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अब अंतिम यात्रा के बाद जैसे कि परंपरा है कि सब घर में नहाकर ही प्रवेश कर सकते हैं, उसी के मद्देनज़र महिला के ऊपर भी पाइप से पानी डाल दिया जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि नीला जहर उसके जिस्म से अलग होता ही जा रहा है। इसके बाद माहौल थोड़ा सामान्य होने लगता है और महिलाएं जो इस कार्यक्रम में, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आई हैं, वो आपस में बातचीत करना शुरू कर देती हैं। जग जहान की बातें, रिश्तेदारियों की बातें, वर्तमान समाज की बातें। कोई आजकल किसी से मिलता नहीं, किसी के पास समय ही नहीं है, ऐसी बातें वो आरंभ कर देती हैं। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद साथ गए हुए पुरुष भी लौट आते हैं और रीति रिवाज के अनुसार अड़ोस पड़ोस से कई जगह से भोजन आया हुआ है, क्योंकि जिस घर में मृत्यु हो जाती है, शव रहने तक वहाँ कुछ चूल्हा नहीं जलता है। इसीलिए आसपास से तरह तरह की सब्जियाँ, पूड़ियाँ व अन्य खाने पीने की वस्तुएं आई हुई हैं और सभी रिश्तेदार उसको खाने लगते हैं। तरह तरह की सुगंध आ रही है। कुछ लोग खाकर निकल जाते हैं और कुछ लोग 13 दिन तक यहीं रुकेंगे। काफ़ी बड़ा मकान है महिला के पति का और वो सब कमरों में अलग अलग जाकर रुक जाते हैं। महिला भी अपने कमरे में जाकर रुपए, जायदाद, सोने आदि का हिसाब लगाती है। उसे लगता है उसके आगे के जीवन के लिए इतना रुपया पर्याप्त है। 35 वर्षों का मुआवजा। उसे ऐसा लगता है कि उसके ये 35 वर्षों का मुआवजा है जो उसने निर्देश्य इस घर में जिया है। लेकिन आगे वो ऐसा नहीं करेगी। आगे वो अपनी मर्जी से चलेगी, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएगी, ऐसा वो निश्चय कर लेती है। ये जो पैसा है ये उसकी सेवा का इनाम है। उसे लगता है कि बेवकूफ़ लड़कियों को शादी ज़रूर करनी चाहिए। इतना सब कुछ मिलता है, बस आत्म को मारना पड़ता है। ऐसा कहते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।